हेलो एवरीवन। तो हम पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में हमारी 2 क्लासेस में बात कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इस एक्ट के कुछ एमसीक्यूज जो हमें आगे जाकर हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द पीएनडीटी एक्ट टर्न इनटू पीसीपीएनडीटी। तो ये मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि जब ये एक्ट 1994 में आया था तब ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट था। बट देन टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस आते गए और गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें लेकर आना होगा एक अलग लेजिस्लेशन जो हर किसी चीज को इंक्लूड कर सके। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि जब ये एक्ट आया था इन 1994 तब उस टाइम पे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट ही हो रहे थे। बट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्री कंसेप्शन भी डायग्नोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होने लगे। तो इस वजह से 2003 में गवर्नमेंट लेकर आई पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो हमारा आंसर है 2003। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन डिड द एक्ट गॉट एनफोर्स्ड। तो एनफोर्समेंट डेट क्या है इस एक्ट की? इट इज 1 जनवरी 1996। ऐसे सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आई नो याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट जितनी बार हम इसको देखते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, हमें अपने आप ये याद हो जाएगा। Then the next question is, the act prohibits sex selection after conception, before conception, and after conception, या फिर none of the above। तो इसका आंसर है कि इस एक्ट में जो सेक्शन 6 है उसका क्लॉज सी हमें साफ साफ कहता है कि ये जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है सेक्स सिलेक्शन बोथ बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन। So the answer is both before and after conception, that is C. Then let us come to the next question, that is a conceptus includes what? An embryo, a fetus, an extra embryonic membrane, या all of the above। तो इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 2 के क्लॉज बी ए में, जो बात करता है और डिफाइन करता है कंसेप्टस को। तो ये मैंने आपको बताया है कि जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत सारे स्टेजेस उसमें होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फिर कंसीव करते हैं उसको, फिर उसके बाद बेबी मदर के वूम में रहता है 9 महीने तक, और उसके बाद उसका बर्थ होता है। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के जो बर्थ तक का पूरा स्टेज होता है ना, वो सभी को उस पूरे स्टेज को कंसेप्टस कहते हैं। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज उसमें ये तीनों स्टेजेस ही इन्वॉल्व होते हैं। Then the next question is match the following। तो ये एक important question है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। तो इसे हम इस तरीके से कर लेते हैं, CEF करके आप इसे याद कर लीजिए कि BA में दिया गया है कंसेप्टस, BB में दिया गया है अबाउट एम्ब्रियो, एंड BC में दिया गया है अबाउट फीटस। तो CEF आप याद कर ले तो BA, BB और BC आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, which is an embryo means a developing human organism after fertilization till the end of how many days या फिर weeks। तो इसका आंसर है 8 weeks या फिर 56 days। तो एम्ब्रियो कब से कब तक होता है? फर्टिलाइजेशन से लेके 56th डे तक एम्ब्रियो होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है 57th डे से लेकर के, और 57th डे से लेकर के बर्थ होने तक फिर वो हो जाता है हमारा फीटस। Then the next question is, a fetus is a human organism beginning from dash till birth। तो हमने देखा एम्ब्रियो कब से कब तक होता है? 56th डे तक होता है। तो ये हमें सवाल पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि फीटस कब से होता है। तो हम लोग हो सकता है ये करके आए कि 56th डे से होता है, बट नहीं, 56th डे के एंड तक एम्ब्रियो होता है। 57th डे से शुरू होता है फीटस का डेवलपमेंट। सो द आंसर इज 57th डे, दैट इज ऑप्शन बी। The next question is, a genetic clinic includes what? A hospital, a nursing home, a clinic, any other place, a vehicle, या all of the above। So the answer is all of the above। ये यहाँ पर मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्वेश्चन में बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन है हमारे सेक्शन का वो बताता है, जो जेनेटिक क्लिनिक को जो सेक्शन डिफाइन करता है वो अलग से हमें एक्सप्लेनेशन में बताता है कि जेनेटिक क्लिनिक्स ऑल्सो इंक्लूड अ व्हीकल जिसमें सारी फैसिलिटीज हो सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Then the next question is, the term sex selection has been defined under which section? So the answer is section 2O। ऐसे सारे हमें definitions के याद रखना जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, बट हाँ कुछ कुछ जो important terms है वो हम याद कर ले तो ये हमारे लिए अच्छा है।
Then the next question is, which section talks about regulating genetic counseling clinics, then genetic labs, etc. etc. तो ये सेक्शन में दिया गया है सेक्शन 3 के अंडर, सो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Coming to the next question, that is which provision talks about prohibition of sex selection. तो sex selection क्या prohibition के बारे में बात करता है सेक्शन 3A. और अगर दूसरा सवाल हम देखें तो प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स टू नॉन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कौन सा बात करता है सेक्शन 3B. तो इस आपको आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि 3A में बात करता है उसके बारे में और सेक्शन 3B बात करता है इसके बारे में, मतलब आप याद कर लीजिए उसे. Then section 3A and 3B became a part of the act from when. तो सेक्शन 3A and B हमेशा से इस एक्ट में नहीं था, जब ये 1994 में आया तब से ये नहीं था. इसे अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट में इंक्लूड किया गया और इसलिए हमारा आंसर है 2003. Then the next question is PNDT can be used on a person for under which conditions. तो किस किस कंडीशंस के अंडर हम PNDT किसी प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर या फिर एक पेशेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं. तो ये टेक्निक्स हम देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को. The option number 1 is where the age of the pregnant woman is above 40 years. Second is where the age of the pregnant woman is above 35 years, where she has gone through several miscarriages, where she is exposed to some kind of radiation or drugs, और where she has family history or genetic disorders. तो हमारा इसका आंसर है 2, 3, 4 and 5. क्यों? क्योंकि एज जो प्रेग्नेंट वुमेन की दी हुई है वो 35 ईयर्स दी हुई है. तो ये जितनी भी कंडीशंस है, इन अगर आप इन कंडीशंस से गुजर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक वो यूज करके पता लगा सकते हैं. उसके लिए ये लीगल है. अदरवाइज इसके अलावा अगर हम किसी और चीज के लिए पीएनडीटी किसी के ऊपर यूज करते हैं तो इट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ, इट इज इलीगल. The next question is which section talks about getting a written consent of the women before using PNDT on her. इसका आंसर है सेक्शन 5. सेक्शन 5 ये क्लियरली कहता है कि जब भी आप किसी विमेन के ऊपर PNDT यूज कर रहे हैं तो आपको उसका रिटन कंसेंट लेना होगा और उस रिटन कंसेंट की कॉपी आपको उस प्रेग्नेंट विमेन की भी देनी होगी. जिस भी लैंग्वेज में उन्हें समझ आता है उसी लैंग्वेज में आपको समझाना होगा और उनसे कंसेंट लेना होगा. जब तक वो कंसेंट नहीं देंगी तब तक आप उनके ऊपर कोई भी ऐसी टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं. सो द आंसर इज सेक्शन 5. The next question is who constitute the Central Supervisory Board? The central government, the Ministry of Women and Child Development, the Director General of Health Services, A and B collectively. So the answer is central government. Then how many members are there in the Central Supervisory Board? तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम इसे याद करते जाएंगे, मतलब बार बार पढ़ते जाएंगे, तो हमें अपने आप धीरे धीरे करके याद होने लगेंगे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. बट इन टोटल सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड में 24 मेंबर्स होते हैं. ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है. The next question is the Central Supervisory Board shall meet how many times? तो जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है उससे मिलना होता है एटलीस्ट वंस इन 6 months. बट अगर हम स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करें तो स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड को मिलना होता है वंस इन 4 months. तो कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है बट हमें याद रखना है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड मिलेगी 6 महीने में एटलीस्ट एक बार और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड मिलेगी 4 महीने में एटलीस्ट एक बार. The next question is the appropriate authorities for the state and union territories are appointed by whom? The central government, the state government, the authorities of union territories, both B and C, या फिर central government for union territory appropriate authorities and state government for state appropriate authorities. तो आंसर है हमारा E. यूनियन टेरिटरी के जो appropriate authorities होते हैं उनको central government अपॉइंट करती है और स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के जो होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है. सो दैट इज व्हाई आवर आंसर इज E. The next question is an advisory committee shall meet how many times? As and when it thinks fit or on the request of appropriate authorities. Once in 4 months, once in 6 months, twice in 10 months. तो ये 4 months 6 months वाले जो है वो हमें सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड जो है उसके साथ कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है. बट हमारा इसमें आंसर ए है कि जब भी एडवाइजरी कमेटी को लगे कि उन्हें मिलना चाहिए या फिर अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उन्हें रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है? एडवाइस देना अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को. तो जब भी उन्हें लगता है तो अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो एडवाइजरी कमेटी मिलती है. सो आवर आंसर इज ए. The next question is an ex officio member of the Central Supervisory Board can be appointed once, for more than 2 consecutive terms, twice or never. इसका आंसर है B.
for more than 2 consecutive terms. Then under the act, board means what? Central supervisory board, state supervisory board या फिर both A and B. अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही तो बोर्ड है, तो हम कई बार बोथ कर देते हैं, बट इसका आंसर है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड. ये हमारे डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है कि बोर्ड क्या है. बोर्ड है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड. सो द आंसर इज ए. The next question is, which provision talks about constitution of state supervisory board and union territory supervisory board? कौन से provision में बात की गई है? तो provision का है आंसर हमारा 16A. The next question is, which provision talks about power of appropriate authorities? So इसका आंसर है section 17A. So the correct answer is option B. Then, under which provision of the act is registration compulsory for all of the establishments? तो कौन से provision में दिया गया है कि compulsory registration करना है हमें after the enforcement of the act? It has been provided under section 18 of the PCPNDT Act. ये बहुत important question है, हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है. Then coming to the next question, after applying for registration under the act, is it compulsory for the appropriate authority to provide with registration certificate? Yes, no या फिर not specified under the act. So इसका आंसर है no. क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते भी हैं तो अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इंक्वायरी के बाद ये लगता है कि नहीं, आपको नहीं मिलना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपको नहीं देंगे. ये इतना उनके पास में राइट है. Then the next question is, can the certificate of registration be cancelled or suspended? So the options are no, once it has been given, it can't be cancelled or suspended. Yes, if they breach the provisions of the act. Yes, they enjoy their tenure as per the pleasure of the appropriate authorities. None of the above. So the answer is, if you breach the provision of the act, तो आपका certificate of registration cancel या फिर suspend दोनों हो सकता है. So the correct option is option B. Then the next question is, where does the appeal lie under the PCPNDT Act if the certificate is cancelled or suspended? तो मैं आपको बता दूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने आपका कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन को या सस्पेंड किया है रजिस्ट्रेशन को, तो आपकी जो अपील है वो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और अगर स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने आपका कैंसिल किया है या सस्पेंड किया है रजिस्ट्रेशन को, तो आप जाओगे स्टेट गवर्नमेंट के पास. तो CAA के लिए आप जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और FAA के लिए आप जाओगे स्टेट गवर्नमेंट के पास. ये याद रखना बहुत हमारे लिए इजी है. तो इसका आंसर है बोथ A and B. Then the next question is, the one who advertises about prenatal termination of sex can be punished with up to 3 years of imprisonment and fine up to 10,000 rupees, up to 5 years of imprisonment and fine up to 10,000 rupees, up to 3 years of imprisonment or fine up to 10,000 rupees, या फिर up to 3 years of imprisonment and fine up to 15,000 rupees. So the answer is A. अब आप बोलोगे कि ए और सी में क्या डिफरेंस है, तो ए और सी में एंड और का डिफरेंस है. तो हमारे एक्ट में जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगी और आपको फाइन भी देना पड़ेगा. एंड दिया हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. The next question is, can a company be held liable for committing an offense under the act? So the answer is yes. एक कंपनी भी लाइबल हो सकती है अगर उन्होंने ऑफेंस किया है अंडर द एक्ट. और वो हम कैसे देखेंगे कि कंपनी को हम कैसे लाइबल करेंगे? बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल. उस टाइम पे जो भी डायरेक्टर या मैनेजर होगा या फिर जो भी कोई अथॉरिटी होगी जो उस कंपनी को देख रही होगी, जिसके कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर वो कंपनी काम कर रही होगी, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल. अगर हमें ये पता लग जाता है या प्रूव हो जाता है ये बात कि वो सब कुछ उनके कंसेंट से हुआ है और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है. So the answer is yes, under section 26 a company can be held liable for committing an offense. The next question is, under the PCPNDT Act which court shall try an offense punishable under the act? तो वैसे तो कोर्ट देखती नहीं है. हमारे पास इतने सारे सुपरवाइजरी बोर्ड्स हैं, एडवाइजरी बोर्ड हैं, तो वही लोग सारी चीजों को देखते हैं. बट इन केस अगर जाती है कोई केस कोर्ट के पास, तो वो देखेंगे हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. तो MM और JMFC is the correct answer. The next question is, under section 22 of the act, advertisement includes what? Notice, circular, label, wrapper, electronic form of media, visual representation via painting, smoke, gas, sound, etc. All of the above, only 1 and 3, only 1 and 2. So answer is all of the above. और ये क्वेश्चन कहाँ से आया? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एडवर्टीजमेंट का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि रैपर में, लेबल में या फिर नोटिस में ये सब कुछ मिला है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मीडिया जो है वो भी इंक्लूड होता है
एडवर्टीजमेंट में, एंड ऑल्सो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. The next question is, which provision talks about presumption wherein PNDT is conducted on a pregnant woman? तो प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है सेक्शन 24. और क्या प्रिजम्पशन है कि सपोज अगर किसी विमेन के ऊपर पीएनडीटी यूज हो रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं आप ये टेक्निक एक विमेन के ऊपर. तो अगर उसके अलावा उन कंडीशंस को छोड़ के अगर उस प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर पीएनडीटी हो रहा है, आप ये टेक्निक यूज कर रहे हो सेक्स डोमिनेशन या फिर सेक्स सिलेक्शन, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि उस वुमेन के हस्बैंड या उनके जो रिलेटिव्स थे वो लोग उनके साथ फोर्सफुली ये करवा रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 24, ऑप्शन बी. Next question is, where no penalty has been provided under the Act for the contravention of the provisions, then the punishment can be provided. Punishment can be provided. What kind of punishment can be provided? So the answer is option A, punishment up to 3 months, or fine up to 1,000 rupees, or both. And in case of continuing contravention, after first conviction, an additional fine of up to 500 rupees can be given. रोज देना पड़ेगा आपको 500 rupees. जब तक आप ये continuing contravention करते जा रहे हो तब तक आपको रोज 500 rupees देने पड़ेंगे, in addition to जो आपको punishment और penalty already मिल चुकी है. So the answer is A. Then what kind of punishment or penalties have been provided under the act? Imprisonment देखा है मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, जी हाँ मिलती है, पेनल्टी मिलती है, एडिशनल पेनल्टी फॉर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, जी हाँ मिलता है, क्या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है? हाँ होता है, एंड रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और इन सम केसेस परमानेंटली, जी हाँ. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे तरीके के पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज दी जाती है अंडर द पीसीपीएनडीटी एक्ट. Then the nature of the offences conducted under the act is what? It is cognizable, bailable, compoundable, non-cognizable, non-bailable, compoundable, cognizable, non-bailable, non-compoundable, non-cognizable, bailable and non-compoundable. So the answer is C. Cognizable है, non-bailable है and non-compoundable है. Then a court can only take cognizance under the act if the complaint is made by the authorities concerned, the complaint is made by the other person within 15 days notice, under all circumstances they have no jurisdiction, only A and B. So the answer is only A and B. मैंने आपको बताया कि वैसे तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है, बट इन केस अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जो है वो जाकर उनसे बोलती हैं कि हमें कंप्लेंट करनी है, या फिर कोई भी अनदर पर्सन विद अ नोटिस ऑफ 15 डेज उनके सामने कंप्लेंट लेके जाता है, तो जेएमएफसी और एमएम जो है वो जुरिस्डिक्शन ले सकती है. सो द आंसर इज ए एंड बी. Then the record of every document has to be preserved by the establishment up to how many days? जब भी कोई भी आप टेक्निक यूज करते हो किसी भी विमेन के ऊपर, तो आपको उसका पूरा प्रोसीजर का सारे रिकॉर्ड रखने होंगे. उस विमेन ने अगर कंसेंट दिया है तो रिटन कंसेंट भी आपके पास कॉपी उसकी होनी चाहिए. सो इसीलिए ये सवाल हमसे पूछा है कि जो रिकॉर्ड्स है वो आप कब तक रखोगे. तो फॉर 2 years और एज प्रेस्क्राइब, until the final disposal of the case where proceedings are going on, till the certificate of registration does not expire, both 1 and 2. तो आंसर इज both 1 and 2. या तो आप 2 साल तक या फिर जो भी प्रेस्क्राइब पीरियड है उस तक आप रखोगे उस डॉक्यूमेंट को संभाल के, या फिर अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो जब तक वो फाइनल डिस्पोजल उसका नहीं हो जाता है तब तक आपको उन रिकॉर्ड्स को संभाल करके अपने पास रखना पड़ेगा. सो द आंसर इज both 1 and 2. Then who has the power to enter, search and seize records or other documents, objects, if they have a reason to believe that it might work as an evidence for matters related to PNDT? तो कौन कर सकता है? वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ये पावर होता है कि वो अंदर घुस के सर्च करके डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को सीज कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर रिकॉर्ड्स है वो एज अ एविडेंस काम कर सकते हैं कि हाँ सो एंड सो जगह पे ये इलीगल काम हो रहा है. So the answer is A, appropriate authority. Then who has the power to make rules under the PCPNDT Act? तो rule making power है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. So the answer is A. Then who has the power to make regulations under the PCPNDT Act? The central government, the government along with the state government, the board with previous sanction of the central government and the central supervisory board. So the answer is C. Board जो है वो previous sanction of the central government के साथ मिलकर बनाती है regulations. तो रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और रेगुलेशन मेकिंग पावर है बोर्ड के पास विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द आंसर इज सी. देन हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द पीसीपीएनडीटी एक्ट? ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग
लेजिस्लेशंस के लिए कि इस लेजिस्लेशन में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। तो ना कि सिर्फ माइनर लॉज के लिए बट मेजर लॉज के लिए भी हमें इनको याद रखना जरूरी है। तो ये जो एक्ट है इसमें है 8 चैप्टर्स एंड 34 sections. Then, under the PCPNDT Act, what does the provision relating to presumption states? Whoever asks for conducting PNDT is liable, including the pregnant women. Until proven otherwise, it is presumed that the pregnant woman is compelled by her husband and relative for conducting PNDT for unlawful purposes. It is presumed that the women consented for going to the PNDT या फिर only A. So the answer is B. मैंने आपको अभी बताया है कि प्रिजम्पशन में कहा गया है कि अगर किसी विमेन के ऊपर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज की जा रही है तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करती है अनलेस प्रूवन अदरवाइज कि जो उस विमेन के हस्बैंड है रिलेटिव है वो उनके साथ फोर्सफुली वो करवा रहे हैं। Then, which chapter talks about penalties and offenses under the act? बहुत important question है, it is chapter 7. And with this हमारे MCQs खत्म होते हैं। अगर आप इन्हें एकदम सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। And with this हमारा PCPNDT Act खत्म होता है। And I hope we were successful in providing you the basic meaning and आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ये पूरा एक्ट समझा पाए हो। अपने रिव्यूज आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हम इसी तरह आपके लिए दूसरे लॉज विथ MCQs एंड अदर मटेरियल हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।